आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जिनका आशीर्वाद में। आज हम लोग फिर से होम साइंस जो है उसका चैप्टर 1 ही अभी तक खत्म नहीं हुआ है और ये शायद हमको लगता है पार्ट 4 होगा। आज हम लोग उसी इनको नमस्कार करिए, इनका आशीष लीजिए, आशीर्वाद लीजिए और फिर हम लोग क्लास की ओर बढ़ते। तो जो सबसे पहला टॉपिक है, हम इससे पहले के टॉपिक्स को पढ़े हुए थे और हम इसको भी जाने हुए थे शुक्राणु के बारे में। शुक्राणु जो होते हैं वो शुक्राणु वीर्य के साथ निकलते हैं सहवास के समय में। सहवास मतलब क्या होता है? जब एक मेल और फीमेल रिलेशन में आता है, मतलब साथ में आता है, उस समय में यह महिला के अंडाणु से मिलकर निषेचन करता है जिसे भ्रूण का निर्माण होता है। प्रत्येक शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं जो संतान के लिंग और आनुवांशिक विशेषताओं को निर्धारित करते हैं। ठीक है, 23 पेयर होते हैं बाबू, जिसको 23 जोड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? 23 जोड़ा। 23 जोड़ा में 22 जोड़ा जो होते हैं ना वो बॉडी बिल्डिंग क्रोमोसोम्स होते हैं और 1 पेयर जो होता है ना वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें मेल के पास एगो एक्स और एगो वाई होता है और फीमेल के पास केवल एक्स और एक्स होता है। तो यदि कोई फीमेल जो है किसी को जन्म देती है तो उसमें एक ही पार्टिसिपेट करेगा, अर्थात एक एक्स ही पार्टिसिपेट करेगा। एक एक्स या वाई जो होता है वो मेल का पार्टिसिपेट करता है। किसका करता है वो? मेल का। तो अगर मेल और फीमेल दोनों में से एक्स से एक्स जा रहा है तो समझ लो वहां लड़की का जन्म हो जाएगा। अगर मेल से वाई जा रहा है और फीमेल से एक्स जा रहा है तो वहां जो है वो लड़का का निर्माण होगा। ठीक है, तो बच्चे का निर्धारण कैसे होता है? ये सारा बात डिपेंड करता है मेल पर। किस पर? मेल पर। कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा ये कभी भी महिलाएं डिसाइड नहीं कर सकती। ये कौन डिसाइड करता है? पुरुष डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि अगर पुरुषों के शुक्राणुओं में से एक्स क्रोमोसोम से यदि फीमेल के ओवरी में जाते हैं, अर्थात ओवम से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं लड़की का जन्म हो जाएगा और वाई क्रोमोसोम से मिलेंगे तो कहीं ना कहीं लड़का का जन्म हो। अगर केवल इसी दोनों एक्स एक्स से बन जाते तो एक केवल मदर ही जो होती है वो पेरेंट बन सकती थी। मतलब ये समझिए कि खाली एक्स एक्स दोनों अगर फीमेल का भी लग जाता, काम कर जाता, तो कहीं ना कहीं किसी मर्द की जरूरत किसी औरत को नहीं होती। ठीक ना? वो खुद से ही क्या कर सकती थी? बच्चे को जन्म दे सकती थी। लेकिन जो लैंगिक जनन होता है, ये लैंगिक जनन की यही तो विधि होती है कि दोनों का कहीं ना कहीं साझेदारी मायने रखता है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ेंगे। शुक्राणु के बारे में हम पढ़ रहे थे। ये जो होते हैं इनके पीछे एक पूंछ होती है जिनसे ये तैर करके अंडाणु तक पहुंच जाते हैं। ठीक ना? वीर्य के बारे में समझिए। वीर्य एक गाढ़ा सफेद रंग का तरल पदार्थ होता है जिसे शुक्राणु पोषक तत्व और जल पाया जाता है, जिसमें यह सखलन मतलब इंजेक्शन के समय में पुरुष के शरीर से निकलता है और बूंद जो है, एक बूंद वीर्य जो है लाखों शुक्राणु, एक बूंद जो वीर्य होते हैं उनमें लाखों शुक्राणु होते हैं जो अत्यंत तीव्र गति से गति करते हैं। ठीक है कि नहीं है? मतलब ये समझिएगा बाबू, जो आफ्टर सेक्स होता है, इजेक्शन मतलब जब सेक्स के क्रम में उस टाइम में जो होता है मेल के जो मतलब स्पर्म होते हैं उससे बहुत सारे स्पर्म के मिलने से एक नए चीज का निर्माण होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो वीर्य कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने वीर्य का नाश नहीं करता है, देखिए व्यक्ति दो तरह से अपने वीर्य का नाश कर सकता है। एक होता है आफ्टर मैरिज, एक होता है बिफोर मैरिज। बिफोर मैरिज भी व्यक्ति अपने वीर्य का नाश करते हैं और आफ्टर मैरिज तो होता ही होता है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं अगर आप वीर्य का नाश नहीं करते हैं तो जो व्यक्ति अपने वीर्य का नाश नहीं करते उसमें वो जान लीजिए चमत्कारिक शक्तियां होती है उनके पास। अगर वो 30 साल 40 साल 50 साल तक अगर नहीं करते हैं तो वो जो है अपनी पूरे समझिए इंद्रियों पर अपना वश कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कहते हैं ना लोग कि हम समय को रोक सकते हैं, वैसे व्यक्ति कहीं ना कहीं संभव है कि कुछ ना कुछ कर सकते हैं, प्रकृति के साथ भी अपना सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो यही चीज हो गई। वीर्य बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। आगे ये वीर्य का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रजनन में सहायता करना। वीर्य शुक्राणुओं को महिला प्रजनन तक पहुंचाने में मदद करती है। ठीक है,
आगे शुक्राणुओं को ऊर्जा देती है। वीर्य में फ्रुक्टोज होते हैं और पोषक तत्व जो शुक्राणुओं को जीवित और सक्रिय रखते हैं। आगे की बात करें शुक्राणुओं की सुरक्षा जो होता है, वीर्य जो होता है वो तरल पदार्थ होता है जो महिला प्रजनन तंत्र के अम्लीय वातावरण से शुक्राणुओं को बचाता है। शुक्राणुओं की गति में ये सहायता करता है। वीर्य जो होता है शुक्राणुओं को तैर करके अंडाणु तक सही से पहुंचने में मदद करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक महत्वपूर्ण पुरुष हार्मोन है जिसका उत्पादन वृषण अर्थात टेस्टिस में होता है। आप लोग टेस्टिस सुने होइएगा, उसमें होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बात करेंगे, यह अभी तुरंत हमने कहा जो वृषण में बनते हैं। आंशिक रूप से अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा ये स्रावित किया जाता है। यह हार्मोन पुरुषों में यौन विकास और प्रजनन प्रणाली को सही कार्य करने में आवश्यक होता है। यह हार्मोन महिलाओं में भी होती है लेकिन पुरुषों की अपेक्षा बहुत क्या होता है, कम होता है। पुरुषों में इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है, अब पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा कम है। नहीं अगर बेसी हो जाता, जैसे पुरुषों में मोचदारी आता है महिलाओं को भी आता, ये सारी चीजें वही। ठीक है, आगे आएंगे बाबू। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या क्या है बाबू? तो पुरुष यौन का विकास करना, दाढ़ी मूंछ, भारी आवाज, मांसपेशियों में वृद्धि, साथ ही ये सब करना होता है। दूसरा नंबर होता है जब जो है ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव अत्यधिक होना शुरू होता है तो पुरुषों में उत्तेजना होता है, किसी के भी प्रति अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। ठीक ना, कामेच्छा की भावना बनती है। वह कामेच्छा की भावना मतलब क्या, उसके साथ रिलेशन बनाया जाता है, सेक्स करने की जो भावना होती है ये उत्पन्न होती है। अब आइए बाबू ध्यान से समझिए, ये जो चीजें होती है ये स्त्रियों में 11 से 12 साल की उम्र में ही शुरू हो जाती है, जिसके कारण 11 से 12 साल के बाद जितनी भी लड़कियां होती है 13, 14, 15, 16, 17 साल की लड़कियां, उनको ज्यादा प्यार होता है। ये प्यार व्यार जो होता है वो ज्यादातर इसी एज की लड़कियों को होना शुरू होता है। और ये जो होते हैं महज 20-21 साल तक रहते हैं, 20-21 साल के बाद धीरे धीरे इसका डाउनफॉल होना शुरू होता है। मतलब ये प्यार का, ये नहीं एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव नहीं हो, मतलब ये जो होता है ना किसी को देख के राह में कोई चल रहा है तो उससे प्यार हो गया, तो ये समझिए बाबू आप में कहीं ना कहीं ये जो हार्मोन है अपना प्रभाव दिखा रहा है। चाहे लड़का हो तो उसको लड़की के प्रति हो जाएगा और लड़की है तो उसको लड़के के प्रति हो जाता है, चाहे कोई भी कहानी। तो यही जो है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन आप लोग सुने होइएगा स्त्रियों, तो ये दोनों के दोनों क्या करते हैं बाबू, तो यौन इच्छा को अर्थात पुरुषों में उत्तेजना या कामेच्छा को उत्तेजित करता है, बढ़ाता है। शुक्राणु का निर्माण करता है या वृषण में शुक्राणु को उत्पादित करने में नियंत्रित करता है। मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है हड्डियों को मजबूत बनाता है और साथ ही साथ मांसपेशियों का भी विकास करने में सहायक होता है। अगर मूड एवं मानसिक विकास, जब यह मनोदशा को प्रभावित करता है और तनाव को भी नियंत्रित करता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जो ज्यादा देर तक ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना होना शुरू हो जाती है जिनमें, तो देखिएगा उसमें चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो जाएगा, हर बात पर चिड़चिड़ा हो जाएगी। महिलाओं और पुरुषों की प्रजनन ग्रंथि की बात करेंगे बाबू। चलिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है उस चैप्टर का, तो हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला पीयूष ग्रंथि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो आपको पता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, मस्तिष्क के आधार पर हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होता है। इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। साथ ही साथ इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित भी करता है। ठीक है, आगे हार्मोन पर टिप्पणी लिखिए। तो वो हार्मोन के बारे में आपको बताया गया, यह जो होता है एक रासायनिक संदेशवाहक होता है जो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किया जाता है। एंजाइम के बारे में हमने समझा, एंजाइम किससे, तो बाह्यस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किया जाता है। यह जो होता है रक्त प्रवाह के माध्यम से विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। ये शरीर में वृद्धि, विकास, उपापचय क्रियाएं, साथ ही साथ प्रजनन, भावात्मक प्रतिक्रियाएं एवं शारीरिक सभी कार्यों को नियंत्रित एवं संतुलित रखता या करता है। ठीक है, कौन? तो हार्मोन। कौन? हार्मोन। ये क्वेश्चन पूछता है बाबू, 100% वीवीआई क्वेश्चन है, आपसे पूछ देगा हार्मोन से आप क्या समझते हैं,
या हार्मोन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो याद रखिएगा हार्मोन क्या है बाबू, एक रासायनिक संदेश वाहक होता है। ये कहां से स्रावित होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका कार्य क्या क्या होता है, सबसे पहले तो बहता कैसे, फ्लो कैसे होता है, अंग विभिन्न अंगों में पहुंचता कैसे है बाबू, तो ये जो है रक्त के प्रवाह में ही मिल जाता है और उसके द्वारा ही विभिन्न अंग जो होते हैं वहां पहुंचते हैं। साथ ही साथ ये जो है शरीर में वृद्धि, विकास, उपापचय, प्रजनन, भावात्मक प्रतिक्रिया, या ये कह सकते हैं जितने भी शारीरिक क्रियाएं होती है उन सभी शारीरिक क्रियाओं को ये नियंत्रित भी रखता है, साथ ही ये संतुलित भी करता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है मानव अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, तो वे ग्रंथियां जो अपने स्राव हार्मोन को सीधे रक्त में छोड़ता है और जिनमें नालिकाएं नहीं होती है उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि, यहाँ मानव अंतःस्रावी ग्रंथि जोड़ दिया गया, थोड़ा सा सस्पेंस बनी। अंतःस्रावी ग्रंथि किसको कहते हैं बाबू, तो अंतःस्रावी ग्रंथि उन ग्रंथियों को कहा जाता है जो जिनमें से हार्मोन जो निकलते हैं वो सीधे सीधे डायरेक्टली, उनका कोई नाली नहीं होता है, बल्कि वो किसके माध्यम से, रक्त प्रवाह के माध्यम से ही क्या होता है शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है या पहुंचाता है, उसे ही अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिभूत ग्रंथि, ग्रनाशय इत्यादि हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इंसुलिन को आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंसुलिन के बारे में आपको बताया गया, ये क्या है, हार्मोन। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। ये कहाँ, अग्नाशय जिसको पेंक्रियाज कहा जाता है से स्रावित होता है, पेंक्रियाज से स्रावित होता है। यह रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह कहिए या डायबिटीज कहिए, दोनों के दोनों रोग एक ही है, तो ये रोग होते हैं, ठीक है। अब आइए वो निषेचन किसको कहते हैं, तो जब पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु जो होते हैं दोनों के दोनों फेलोपियन नलिका में अर्थात बच्चादानी में जाकर के कहीं ना कहीं मिलती है एक साथ, तो वहां जो क्रिया होती है उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन। और निषेचन के बाद क्या निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है। यही जायगोट जो होते हैं आगे चल करके भ्रूण में विकसित होते हैं और नए जीवन की शुरुआत करते हैं, अर्थात बच्चे का आकार में परिवर्तित होता है, यही जायगोट, ठीक है। आगे रजनोवृत्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको भी बढ़िया से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये भी आता है। अब आइएगा हम लोग रजनोवृत्ति और मासिक धर्म दोनों इंपोर्टेंट माने जाते हैं। आइए सबसे पहले महिलाओं में मासिक धर्म अस्थायी रूप से बंद होने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जो आमतौर पर 45 से 55 साल की उम्र में होती है। मुख्य रूप से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक दो हार्मोन होते हैं, इनके कमी से होता है। किसी कमी से, तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इस दौरान गर्मी लगना, थकान, मूड बदलना और नींद की समस्या जैसी परेशानियां हो सकती है। इसे संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली से प्रबंधित किया जा सकता है। तो रजनोवृत्ति क्या कहते हैं बाबू, तो रजनोवृत्ति एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके बाद क्या होता है, तो महिलाओं में जो मासिक चक्र होता है कहीं ना कहीं वो बंद हो जाती है। और ये कब से कब तक होता है बाबू, महिलाओं में 45 से 55 वर्ष की उम्र में हो जाता है, ठीक है कि नहीं है। इसके बाद क्या होता है, इसका मुख्य कारण क्यों होता है, तो दूगो हार्मोन जो होते हैं उनके स्राव कम होने से या उनके स्राव ना होने से तो दिक्कत हो जाएगा, शरीर में दिक्कत हो जाएगा, कहीं ना कहीं उनके स्राव में कमी होने से होता है। और कौन से हार्मोन है वो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों हार्मोन के स्राव में कमी होने से होता है। अच्छा, स्राव में कमी होने के सिम्टम्स क्या आपको देखने को मिलेंगे, गर्मी ज्यादा लगेगा, थकान बहुत ज्यादा होगा, मूड बदलता रहेगा, नींद की समस्या होंगी, ये सारी परेशानियां हो सकती है, ठीक है। इसको हम संतुलित आहार के द्वारा क्या कर सकते हैं, तो प्रबंधित कर सकते हैं, मतलब ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको अर्थात रजनोवृत्ति को बढ़ा सकते हो, ये नहीं, ठीक है। आगे चलेंगे बाबू, मासिक धर्म पर टिप्पणी लिखे। मासिक धर्म किसको कहते हैं, तो मासिक धर्म महिलाओं में होने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया है जो आमतौर पर 12 से 50 वर्ष के जो उम्र की महिलाएं होती है उनमें होती है, ठीक है। हर 28 दिनों के बाद गर्भ जो होता है, गर्भाशय की परत जो होती है वो टूट करके रक्त के रूप में शरीर से बाहर निकलती है। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बदलाव के कारण होता है। यदि गर्भधारण नहीं होता है तो यह चक्र जो है दोबारा होता है। जब मासिक धर्म अस्थायी रूप से बंद हो जाता है
तो उसी प्रक्रिया को रजनोवृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, अब याद रखेंगे हम इसको, किसको, मासिक धर्म को। मासिक धर्म किसको कहेंगे, तो यह महिलाओं में होने वाले एक प्राकृतिक चक्र है जो आमतौर पर 12 से 50 वर्ष की महिलाओं में होती है। ठीक है कि नहीं है, और ये जो होती है क्यों होती है, ये 28 दिनों के बाद महिलाओं के गर्भाशय की ऊपरी जो परत होती है उनके टूटने के उपरांत वही जो गर्भाशय की परत है रक्त के रूप में शरीर से बाहर निकलती है। ठीक है, और ये जो है किसके कारण होता है, तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के बदलाव के कारण होता है बाबू। और ये जो होता है जब महिलाएं गर्भ धारण नहीं कर रही होती है तो ये चक्र हमेशा चलती रहती है, और जब महिलाएं गर्भ धारण कर लेती है तो उस समय में ये मासिक चक्र नहीं चलता। ठीक है, जब ये अस्थायी रूप से बंद हो जाता है तो इसको रजनोवृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बाबू। पुरुष में द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है, संक्षेप में बताइए। पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव 15 से 18 वर्ष की आयु में द्वितीयक लैंगिक जो है विकास लक्षण विकसित होते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहला, शरीर का सुडौल एवं शक्तिशाली होना, मतलब जब आपको कहेगा कि द्वितीयक लैंगिक जो लक्षण होते हैं पुरुषों में कब देखने को मिलते हैं बाबू, तो ये 15 से 18 वर्ष की उम्र में देखने को मिलते हैं, जिस अवस्था को एक किशोरावस्था भी कहा जाता है। अब आएंगे तो इसमें क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, शरीर क्या होंगे, सुडौल हो जाएंगे और शक्तिशाली हो जाएंगे, मतलब कठोर हो जाएंगी सारी चीजें। बाह्य जनन अंगों का विकास हो जाएगा, जितने भी जनन अंग है उनका विकास होना शुरू हो जाएगा। आवाज का भारी होना हो जाएगा, कंधे जो होते हैं चौड़े हो जाएंगे, साथ ही साथ दाढ़ी मूंछ उगने लगेगी। ये सारे के सारे सिम्टम्स अगर देखने को मिलते हैं तो समझिए उन बच्चों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या हो गए, आ। ठीक है, आगे आते बाबू। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये। क्वेश्चन कहता है, हार्मोन से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यों को लिखे। तो हार्मोन को हमने आपको बताया, यह एक रासायनिक क्या होता है, संदेशवाहक होता है, जो कहा किसके द्वारा स्रावित होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, अपनी नालिकाओं के द्वारा नहीं जाती है बल्कि रक्त से मिलकर के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचती है। ठीक है, इनका प्रमुख कार्य क्या है, तो बाबू मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उनका उपयोग करना, साथ ही साथ इसे संतुलित रखना, प्रजनन या पाचन प्रक्रिया को सहायता करना, मतलब पाचन क्रिया का निर्माण करना एवं उसके उपयोग से जो भी पचने वाली चीजें होती है, पोषक तत्व होती है, उनको निकालना, हृदय एवं श्वसन दर को नियंत्रित करना, मतलब दिल की धड़कन जिसको हम लोग हार्ट बीट कहते हैं, हृदय की धड़कन को नियंत्रित रखना, साथ ही साथ सांस लेने की क्रिया को सुचारू रूप से चलाते रहना, शरीर के अंगों को सक्रिय एवं निष्क्रिय करना, जो अंग जागृत होने वाले होते हैं उनको जागृत करना और कुछ को आराम देते रहना। ठीक है, प्रजनन अंगों का विकास करना ये होता है। जो ही हार्मोन जो होते हैं वो हार्मोन, प्रजनन हार्मोन जो होते हैं सक्रिय होते हैं तो जितने भी प्रजनन अंग होते हैं उन सभी अंगों का विकास होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे के सारे कार्य यही नियंत्रित करते हैं, शरीर में वृद्धि करते हैं और अनुकूल जो होते हैं वातावरण के अनुकूल शरीर को ढलने का पूरी चुनौती देते हैं। दैट मींस कहने का मतलब क्या है, शरीर को पर्यावरण के अनुकूल ढाल देते हैं। अगर ये मासिक धर्म किसे कहते हैं, मासिक धर्म के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जानिए। इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं कि एग्जाम में पूछेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए जरूरी है। तो मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो 12 से 50 वर्ष की महिला में हर 28 दिनों के दौरान होता है। और ये क्यों होता है, तो गर्भाशय के ऊपरी परत के टूटने या नष्ट होने के कारण वो जो होती है परत वो खून के रूप में शरीर से बाहर निकलती है। आगे ये मासिक धर्म के दौरान क्या करने चाहिए, तो स्वच्छता बनाए रखिए उस एरिया का, सैनिटरी पैड या फिर मेंस्ट्रुअल कप या टेम्पोन कहिए, उसका उपयोग करना चाहिए हर 4-4 6-6 घंटे के अनुकूल, इसको बदलना चाहिए। साथ ही साथ साफ सफाई रखनी चाहिए, मतलब गुनगुने पानी और हल्के साबुन से उसे धोनी चाहिए। पर्याप्त पानी पिए, शरीर को डिहाइड्रेट होने से बचाएं, शरीर को हर हमेशा क्या रखे, हाइड्रेट रखे, और थकान और सूजन कम करे इसमें। अच्छा, इस समय में शरीर को हाइड्रेट रखने से क्या होता है,
मतलब शरीर जो है थकता नहीं, साथ ही साथ क्या नहीं होता है, सूजन नहीं होती किसी भी प्लेस। पौष्टिक भोजन खाएं और आयरन और प्रोटीन युक्त भोजन जैसे हरी सब्जियां, दाल, नट्स, बीन्स, ये सब चीज खाएं। हल्का व्यायाम भी करें, यह ऐंठन और दर्द को कम करने में मदद करे। ठीक है। आगे पर्याप्त नींद ले, आराम करने से शरीर जल्दी ठीक होता है, इसीलिए पर्याप्त नींद लिया करें। गर्म सिकाई करें, पेट या पीठ के दर्द के लिए दोनों तरफ क्या करें, गर्म पानी के थैले का इस्तेमाल करें। मासिक धर्म के दौरान क्या नहीं करनी चाहिए, तो सैनिटरी पैड ज्यादा देर तक न रखें, इससे संक्रमण हो सकती है। साथ ही साथ कैफीन और तेलीय भोजन से बचे, ये सूजन और दर्द को बढ़ा देता है। तो तेल वाला खाना कम खाइए। अत्यधिक मेहनत और तनाव न ले, जब आपको इस तरह से चीजें महसूस होती है तो ज्यादा काम न करें। बिना डॉक्टर की सलाह के दवा न ले। दर्द निवारक दवाई सोच समझ कर ले, मतलब जो पिल्स होते हैं उनको डॉक्टरों से एडवाइस लेकर ही खाएं। बहुत ठंडी चीजें न खाएं, इससे दर्द बढ़ सकता है। तंग कपड़े न पहने, मतलब आरामदायक कपड़े पहने ताकि परेशानी ना हो। टाइट वाइट कपड़े ना पहने। अनप्रोटेक्टेड सेक्स न करें, इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। जंक फूड और शराब से बचे। खैर लड़कियां तो शराब नहीं पीती है, लेकिन चूंकि गांव की बात है, ये शराब नहीं पीती है, बल्कि वह गाँवों में दिखाए गांजा फूके रही थी, तो कहीं ना कहीं गांव में भी होता है, इसीलिए शराब ना पिए। अब आइए बाबू, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके कार्यों का वर्णन करें। तो सबसे पहले आप लोग को पता है पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी ग्रंथियों को नियंत्रित भी करता है। साथ ही साथ ये वृद्धि भी ग्रंथि भी इसको कहा जाता है, और इसमें ऑक्सीटोसिन और बहुत सारे ऐसे हार्मोन है जिनका स्राव होता है। पीनियल ग्रंथि के बारे में आपको बताया गया, ये मेलाटोनिन टोनिन हार्मोन का स्राव करता है, जो नींद के चक्र को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि के बारे में बताया गया, जो थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है, जो शरीर के उपापचय दर अर्थात मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। ठीक है। आगे पैराथायरॉइड ग्रंथि, इससे शरीर का कैल्शियम संतुलित होता है, रहता है। ठीक है। आगे चलेंगे बाबू, थाइमस ग्रंथि, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो छाती में हृदय के ऊपर स्थित होता है। यह बचपन और किशोरावस्था में ज्यादा क्या होता है, इसका प्रभाव होता है। इसका अधिवी ग्रंथि, यह एड्रेनलिन और कोर्टिसोल हार्मोन बनाती है, जो तनाव के समय शरीर को सक्रिय रखती है और ऊर्जा प्रदान करती है। आगे बात करेंगे अग्नाशय का, तो इसमें इंसुलिन और ग्लाइकोलिन हार्मोन बनते हैं, जो रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। अब जनन ग्रंथि के बारे में, अंडाशय महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है, और वही पुरुषों की बात करें, साथ ही साथ में मासिक धर्म और प्रजनन क्रिया को ये नियंत्रित करती है। कौन? अंडाशय। अब वृषण जो होते हैं, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है, जो पुरुषों के प्रजनन और शारीरिक विकास को भी नियंत्रित करता है। अब आगे महिला प्रजनन प्रणाली के कार्यों का व्याख्या करें चित्र के साथ। तो कहीं ना कहीं चित्र होगा तो दिखा दिया जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। देखिए महिला प्रजनन प्रणाली महिलाओं के शरीर का वह अंग तंत्र है जो अंडाणु को उत्पादित करता है और निषेचन करने में मदद करता है, जिससे गर्भावस्था जो होती है वो बनती है। आगे बाबू, अंडाशय को जानते हैं। अब दो छोटे छोटे अंडाकार अंग होते हैं जो पेट के निचले हिस्से में स्थित होते हैं। यह अंडाणु का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ इसी में से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्राव होता है। ठीक है। अब फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं, यह अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है और यही निषेचन की क्रिया अंडाणु और शुक्राणु के द्वारा किया जाता है। ठीक है। आगे चलेंगे, गर्भाशय किसको कहते हैं, तो इसे बच्चादानी भी कहा जाता है, जहां भ्रूण का विकास होता है, मतलब बच्चे के आकार, पहले जो प्रथम आकार होता है वही भ्रूण कहलाता है। यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो गर्भाशय की परत मासिक धर्म के रूप में बाहर निकलती। ठीक है। गर्भाशय की जो ऊपरी परत होती है वो मासिक धर्म के रूप में, ब्लड के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। अब गर्भाशय ग्रीवा के बारे में बात किए हुए थे। गर्भाशय और योनि के बीच में संकरा मार्ग होता है, जिससे क्या होती है, तो प्रसव के दौरान जो फैलती है, मतलब प्रसव के दौरान संकुचित हो सकती है, फैल सकती है और कम हो सकती है, जिनसे शिशु बाहर निकल सकती है। योनि किसको कहते हैं, इसे जन्म नलिका भी कहा जाता है। यह संभोग के दौरान शुक्राणु को अंदर प्रवेश करने का एक मार्ग होता है। बस
और इससे प्रसव के दौरान शिशु भी बाहर निकलते हैं। तो आज बस यही तक। आज ही क्यों, बल्कि हमको लगता है खत्म हो गया शायद। नहीं। हाँ हाँ, तो मतलब ये तो खत्म हो गया ना, सब्जेक्टिव खत्म हो गया ना, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो चलिए हम लोग दूसरे वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ चीज समझ में आता हो या कुछ भी कहीं ना कहीं सीखने को मिला हो, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। कहीं कुछ परेशानी दिखती हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके दोस्तों को भी कहीं ना कहीं जानने का अधिकार है, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और साथ ही साथ इसी प्रकार के और भी कंटेंट के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस को आज ही सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। चलिए बाबू।